नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। स्लैब, ये सुनते हैं नौकरी पेशा लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मकान वाला स्लैब नहीं, जीएसटी या टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब पर तो केंद्रीय बजट के वक्त बात हो जाती है। जीएसटी का स्लैब नियमित रूप से आता रहता है, इसलिए उसकी बात भी होती है। हाल ही में भी आया है, जिसके बाद ये बहस चल रही है कि रोजमर्रा का सामान महंगा क्यों किया गया। विपक्ष प्रहार कर रहा है, सरकार बचाव कर रही है, जनता कंफ्यूज हो रही है कि कौन सही है कौन गलत। एक और कंफ्यूजन है कि रुपया कमजोर हो रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है। सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले आप दिन का वीडियो देख लीजिए। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। ये योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बता रहे हैं कि लखनऊ में एक मॉल खुला जिसके बाद अनावश्यक बयानबाजी और प्रदर्शन करके सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की गई है। सीएम ने लखनऊ प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि दिन में हुई भी। आइए आपको बताते हैं कि सीएम किन की बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे। 10 जुलाई को लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ। इसके प्रमोटर हैं संयुक्त अरब अमीरात का लुलु ग्रुप। लुलु ग्रुप के मालिक हैं भारतवंशी यूसुफ अली एमए। लुलु समूह ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2,500 करोड़ का निवेश किया है। तो जब मॉल का उद्घाटन हुआ तो यूसुफ के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुए। 12 जुलाई की रात को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद लुलु मॉल निशाने पर ले लिया जाता है। सोशल मीडिया पर मीम बनाकर पूछा जाने लगा कि लुलु मॉल है या मस्जिद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमकी दी कि अगर नमाज की अनुमति मिली तो वो सुंदर कांड भी पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद लुलु मॉल के बायकॉट की बात भी कही गई। 14 जुलाई को स्थानीय पुलिस थाने में घटना के संबंध में मॉल प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। स्थानीय प्रशासन ने साफ किया कि नमाज पढ़ने वालों में मॉल का कोई कर्मचारी या अधिकारी शामिल नहीं था। लुलु मॉल ने एक बयान जारी करके भी कहा कि मॉल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और वहां काम करने वाले 80% लोग हिंदू ही हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। 15 जुलाई को हिंदू समाज पार्टी के 3 लोगों को मॉल परिसर में सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया। 16 जुलाई को जब करणी सेना के लोगों ने मॉल में घुसकर चालीसा पढ़नी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया। 15 और लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज सीएम ने खुद बयान जारी करके साफ किया है कि अनावश्यक बयानबाजी और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनऊ पुलिस 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। उसने ऐसी जानकारी है जिन पर मॉल में घुसकर नमाज पढ़ने का आरोप है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि नमाज पढ़ने के आरोपी गैर मुस्लिम नहीं थे। इनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं, चारों मुसलमान हैं। मॉल प्रशासन ने भी परिसर में जगह जगह नोटिस लगा दिए हैं कि धार्मिक प्रार्थना की अनुमति मॉल में नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी शायद परमहंस दास तक नहीं पहुंची। इन्हें आगरा वाले अच्छे से जानते हैं। परमहंस दास समय समय पर ताजमहल को तेजो महल बता चुके हैं। वहां पूजा करने की मांग को लेकर आगरा प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ उलझ भी चुके हैं। परमहंस लुलु मॉल के बाहर भी पहुंचे थे, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने इन्हें मॉल में नहीं घुसने दिया। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनी है नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ। नूपुर इनसे राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, चाहती थी कि मामले क्लब करके दिल्ली लिया जाए। 1 जुलाई को न्यायालय ने नूपुर पर बेहद सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था।
आज उसी बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक नूपुर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली सुनवाई होगी 10 अगस्त को, तभी तक राहत भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट यह है कि न्यायालय ने अग्निपथ योजना को लेकर लगाई गई याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया है। दूसरी सुर्खी बिहार के सीतामढ़ी से है। 15 जुलाई को यहां 23 वर्षीय अंकित झा को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। इसके बाद जख्मी अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। अंकित ने कहा कि वो व्हाट्सएप पर नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, जिसके बाद उसे चाकू मारा गया। वैसे सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस से कहा है कि घटना में सांप्रदायिक एंगल नहीं मिला और एफआईआर में नामित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वैसे समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रेस के एक हिस्से ने यह भी लिखा है कि तहरीर तभी ली गई जब उसमें नूपुर शर्मा वाली बात को हटाया गया। ये जानकारी भी मिली है कि घटना में शामिल सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो मिलकर सड़क किनारे धूम्रपान कर रहे थे और जब ये घटना हुई तब यही सब चल रहा था। इसी बीच राजस्थान से खबर यह है कि वहां एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो नूपुर शर्मा की हत्या के मकसद से भारत आया था। इसे 16 जुलाई को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका नाम रिजवान अशरफ बताया जा रहा है और पाकिस्तान के उत्तर पंजाब में मंडी बहाउद्दीन का यह रहने वाला है। रिजवान के पास धार्मिक किताबें और एक चाकू बरामद हुआ है। तीसरी सुर्खी हरियाणा के नूह से है। यहां डीएसपी तावरू सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को ट्रक से कुचलकर मार डाला गया। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक डीएसपी सिंह अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इसके लिए वो ताउड़ू पहाड़ी पर छापा मारने पहुंचे थे। वो अपने आधिकारिक वाहन के बगल में खड़े थे, साथ में गनर भी था, ड्राइवर भी था। जब उन्होंने एक डंपर आता हुआ देखा, पुलिस को संदेह है कि डंपर पर अवैध खनन वाले उपकरण लदे हुए थे। डीएसपी ने डंपर को रुकने का इशारा किया, लेकिन डंपर उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीएसपी के परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और यह वादा किया है कि हरियाणा पुलिस दोषियों को बख्शेगी नहीं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। महंगाई पर मोमबत्तियां जलाने का चलन अब कुछ पुराना हो गया। गाने वाले महंगाई की डायन जैसी कल्पनाएं अब शांत भी होती लगती हैं। फिल्मों की पटकथाओं की दिशा भी अब थोड़ी बदल गई है। ये सब छोड़िए, अब तो महंगाई पर बाइक जलाने की बात करते अभिनेताओं के चुटकुले भी खामोश होने लगे हैं। अब बात दूसरे टेंजेंट पर होती है। क्या बात होती है? आप समझदार हैं। अगर सरकार दूध दही पर जीएसटी लगाती है तो कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि इससे गरीबों पर कोई मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीब तो पैकेट वाला दूध खरीदते ही कहाँ हैं। तर्क ऐसे हैं कि दिमाग सुनकर आपका सन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। मगर ये विपक्ष वाले हैं कि उन तर्कों को कुतर्क मानते हैं, या कहें कि उन्हें तर्क मानते ही नहीं। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। संसद भवन का अहाता, जहां गांधी जी शांत मुद्रा वाली मूर्ति में विराजमान है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम सांसद जमा हुए। महंगाई का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई। पहले उसे देख लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमसे लेकर रहेंगे। दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में रिवीजन किया। केंद्र सरकार की सूचना के अनुसार 18 जुलाई से प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स पर 5% का जीएसटी वसूल किया जाएगा। नए नियम के तहत सभी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ा दिए हैं। उनसे कहा गया है कि अब वो एमआरपी में 5% जीएसटी को जोड़कर चले, जिससे अब दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे पैक्ड आइटम्स पर 5% जीएसटी सरकार लेने लगी है। इसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। गांव में लोग आसपास की दुकानों से दूध दही ले लेते हैं, चक्की पर आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन शहरों में पैकेट वाले दूध, दही, आटे पर निर्भरता ज्यादा है। मैदा, सूजी भी अब सब कुछ पैकेट में मिलता है। लोग खुले से ज्यादा पैकेट वाले को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज्यादा शुद्ध और साफ होगा। मतलब उन्हें महंगाई के सूरज की सीधी किरणें झेलनी है। अब इसी के खिलाफ आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाले मांगे ₹1000। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी की बात है, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।
संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है प्रधानमंत्री जी, यहां राहुल की बात खत्म होती है। सुनिए विपक्ष के नेताओं का इस पर और क्या कहना है। जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है, और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। सवाल जीएसटी का नहीं, सवाल महंगाई का है। आप आटा, दाल, चावल, बच्चों के दूध, आम आदमी का दही और लस्सी, और तो छोड़िए बैंकों की चेकबुक, मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं। तो जो घर में सबसे गरीब उसी को लगा के लूट लो उसका और पहुंचा दो हम दो हमारे दो की झोली में। अब बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया। पहले ही महंगाई आसमान को छू रही थी, पहले ही लोग गाना फिर गाने लगे थे कि महंगाई डायन मारे जाते हैं। अब देखिए आप, जो भी पैकेज है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अंडर जीएसटी। 5% बढ़ा दी खाने पीने, जब ये भूख को मार डालेंगे इस तरीके से, तो अब इससे ज्यादा क्या। जब आदमी भूख को मरने की नौबत आ जाए तो प्रायोरिटी तो वही है। फैसले को आम जनता पर महंगाई की मार बता करके पेश किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि जीएसटी पर फैसला केंद्र सरकार ने नहीं किया, जीएसटी काउंसिल ने किया है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, विपक्षी राज्यों के भी। फैसला आम सहमति से लिया जाता है तो विपक्षी विरोध क्यों दर्ज करा रहा है जब वो जीएसटी काउंसिल में नहीं बोला। मोदी सरकार में मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने तो ट्वीट करके ये लिख दिया कि जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टियों की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने नए जीएसटी दर पर सहमति जताई थी। बैठक में सहमति देने वाले विपक्षी दल अब बाहर आकर इसका विरोध कर रहे हैं। हताश विपक्ष की यह नकारात्मक राजनीति जनता भली भांति समझती है। सुनिए और क्या कहा गया सरकार की तरफ से। कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो चाहे जितनी अच्छी बात हो उसका विरोध करते हैं। इसके पहले जीएसटी जब नहीं थी तो तमाम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। अब एक टैक्स हो गया और उसको अगर रिव्यू किया गया है तो ज़रूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीज़ों को समझना चाहिए, उस समझने के बजाय अच्छे कामों का भी वो विरोध करने का काम करते हैं, और इसीलिए जो है विपक्ष की बातों को जनता पसंद नहीं करती, इसीलिए लगातार उनका वोट का परसेंटेज घट रहा है। मोदी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि विपक्ष सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करता है। समय की जरूरत के हिसाब से कुछ अच्छा काम हुआ है, मैंने जो जीएसटी का स्लैब रिवाइज किया गया है वो अच्छा है, फिर विपक्ष विरोध कर रहा है, इसीलिए उसको वोट नहीं मिलता है। मंत्री जी की बात गलत नहीं है, विपक्ष को वोट मिल नहीं रहा है, महंगाई जैसे मुद्दों पर तो कतई नहीं मिल रहा है। अब सब वोटों के आधार पर तय होता है और न ही विपक्ष न ही महंगाई उस पैमाने पर खरे ही उतर पा रहे हैं। विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयानों को ट्विटर पर वायरल कराता है, बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो कभी महंगाई पर कांग्रेस सरकार को घेरा करते थे, मगर अब सरकार के मंत्री के बयान का लबुलवा आप समझें तो यही है कि अगर कुछ महंगा हुआ है तो कुछ सोच समझ कर ही हुआ होगा। अब इस अच्छे के बाद होगा ये कि घरेलू इस्तेमाल की चीजें कुछ महंगी हो जाएंगी। 25 किलो चावल जो पहले 1300 रुपए के करीब मिलता था अब 1365 में मिलेगा। 20 किलो आटे का बैग जो 600 रुपए मिलता था 630 रुपए का होगा। 80 रुपए वाला मैदा 85 में मिलेगा। 60 रुपए वाला दूध 63 में। 100 रुपए वाली दाल 105 रुपए में मिलेगी। सनद रहे कि सिर्फ प्री पैक्ड वस्तुओं पर ही कर लगाया गया है जीएसटी। खुले में मिलने वाले उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं है। जो पैकेट में है उसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना रुपया और उतने पर ही 5% की जीएसटी होगी। कुल मिलाकर अच्छा ये हुआ है कि सब कुछ महंगा हुआ है, किसी भी उत्पाद के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। वैसे यहाँ दो बातें हम आपको दर्ज कराना चाहते हैं। पहली चीज ये कि जीएसटी का जब रिवीजन हुआ तो उसमें यह भी था कि 25 किलो से ज्यादा क्वांटिटी होगी उस पर ये जीएसटी का नया स्लैब लागू नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कई कंपनीज ने जीएसटी आने के पहले अपने से भी रेट्स रिवाइज किए हैं, तो वो दोनों चीजें कंपाउंड हुई हैं। विपक्ष इस अच्छे काम का विरोध कर रहा है और घर चलाने वाली महिलाएं भी इस अच्छे काम को हजम नहीं कर पा रही हैं। उनके मुख से उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। सरकार को जो है जो रोजमर्रा की जो चीजें इन पे जीएसटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम सब लोगों का हमसे ज्यादा जो
अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। लोगों की नौकरी छूटी हुई है, लोग गांव से आए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, बच्चे जो है घर में बैठे हुए हैं, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत खराब है। तो सरकार को जो है कम से कम ये जो रोज की जो चीजें हैं इनका रेट, इन पे जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। देखिए, ऑलरेडी कोरोना के बाद लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों को ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, 3 साल से हाइक नहीं हुआ है, महंगाई कंटिन्यूटी में बढ़ रही है, उसके ऊपर ये जीएसटी की मार एक आम आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास ऑलरेडी इनकम टैक्स के स्लैब्स जो दे रहा है, पूरी कंट्री को वही एक तरीके से पाल रहा है, उसके ऊपर आप और बर्डन डालते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास ही है जो पैक्ड फूड लेता है, मिडिल क्लास ही है जो शहरों में रह रहा है, जो दुकानों से ऑनलाइन सामान खरीदता है। तो आप पहले अपना टैक्सेशन कम से कम 10 to 20% जिनका स्लैब है वो भरेंगे, उसके बाद जो उसके नीचे आते हैं उनकी तो वैसे हालत खराब है, उसके बाद कम से कम 5% तो आपका वैसे बढ़ गया एसेंशियल आइटम्स पे। तो सरकार से गुजारिश है कम से कम एसेंशियल आइटम्स को छोड़ दें, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कोई कहता है कि अगर ऐसे ही चला तो कुछ चीजें खाना छोड़ना पड़ेगा, कोई उम्मीद भरी निगाहों से इल्तिजा करता है कि सरकार को ये जीएसटी वापस लेनी चाहिए। सरकार अपने इस फैसले के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है और सब जानते हैं कि सरकार अपने फैसले जल्दी वापस नहीं लेती। जीएसटी से उत्तर एक और मुद्दा है जो महंगाई से जुड़ा है, रुपए की कीमत का गिरना, जिस पर हो रही चर्चा भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म तक सीमित रह गई है। अब वो दौर नहीं जब रुपए के पतले होने पर कोई व्यथा व्यक्त की जाती हो। आम आदमी को वैसे भी इकोनॉमिक्स का गणित कम ही समझ में आता है, तब तक जब तक कि कोई नेता ना समझाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इतिहास में अब पहला मौका आ गया है जब $1 के लिए देशवासियों को 80 रुपये से भी ज़्यादा की रकम देनी होगी। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंगलवार 19 जुलाई को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80.06 तक पहुंच गया। आप कहेंगे कि रुपया पतला हो गया या मोटा हो गया है डॉलर, तो जवाब यह है कि रुपए की गिरावट से न सिर्फ मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, बल्कि इससे देश की आर्थिक तकदीर पर भी बड़ा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए रुपए की कमजोरी से हमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑब्वियस है, ज़्यादा पैसा देंगे कम डॉलर आएगा। आयात महंगा होने से लोगों को खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है इससे महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आपकी जेब पिचक भी सकती है। इसके अलावा गिरता रुपया देश की अर्थव्यवस्था में भी घाव करेगा, सो अलग। अब जरा ये समझते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक रुपए की चाल कैसी रही। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी 2014 में, उसके करीब 5-6 महीने बाद से अब तक रुपए में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इस बात की तस्दीक खुद देश की वित्त मंत्री ने संसद में की। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई का हवाला देते हुए संसद में एक प्रश्न का जवाब दिया, पूरे संसद को, देश को भी, कि 31 दिसंबर 2014 से अब तक डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया करीब 25% लुढ़का है। लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर 63.33 रुपए प्रति डॉलर थी। मतलब ये कि तब $1 के लिए करीब 63 रुपए चुकाने पड़ते थे, 33 पैसे और। वहीं 19 जुलाई 2022 को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरकर 80 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस स्थिति से चिंतित नहीं है, सरकार को भी शायद स्थिति का अंदाजा है। 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, रिजर्व बैंक की रुपए पर नजर है। सरकार एक्सचेंज रेट को लेकर लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क में बनी हुई है। सरकार का पक्ष आपने जान लिया, अब ये जानिए कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा है या डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। रुपए में गिरावट की कई घरेलू और वैश्विक वजह हैं। मसलन रूस यूक्रेन का युद्ध जो अभी भी चल रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पूरी दुनिया की पतली होती फाइनेंशियल कंडीशन। रुपए में कमजोरी की एक और वजह है विदेशी निवेशकों द्वारा हमारे बाजारों से पैसा निकालना। पिछले 1 साल में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजारों से $32 अरब से भी ज्यादा की रकम को निकाला है, क्योंकि उन्हें रिटर्न कहीं और ज्यादा मिल रहा है। बता दें कि जून 2022 में देश का व्यापार घाटा $25.63 अरब की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नोमुरा का अनुमान यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी बढ़कर 3.3% पर पहुंच सकता है। अब यहां एक और बात जानने और समझने की है। यह बात सही है कि रुपया तेजी से अपनी जो वैल्यू है उसको खो रहा है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ हमारा रुपया ही नहीं, डॉलर के मुकाबले दुनिया की ज्यादातर प्रमुख करेंसीज नतमस्तक हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं।
मतलब ये कि डॉलर वाकई मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि दुनिया की अन्य प्रमुख करेंसीज मसलन ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और यूरो जैसी मुद्राएं अमेरिका और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की तुलना में अधिक कमजोर हुई हैं और हमारा रुपया 2022 में इन मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और किसी देश की मुद्रा इससे हिला नहीं पा रही है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन की साझा करेंसी यूरो की बात करें तो अब इसकी हैसियत भी घटकर करीब $1 के बराबर आ गई, जबकि इससे पहले यह सीन था करीब 2 दशकों तक कि 1 यूरो खरीदने के लिए आपको 1 से ज्यादा डॉलर चुकाना पड़ता था। अगर सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो 1 यूरो के लिए करीब $1.25 चुकाने पड़ रहे थे। इसी तरह जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले 24 साल के सबसे निचले स्तर तक लुढ़क चुकी है। 19 जुलाई को $1 के खरीदने के लिए करीब 138 येन चुकाने पड़ रहे थे, जबकि पिछले साल 19 जुलाई को डॉलर खरीदने के लिए महज 110 येन देने पड़ते थे। सबसे लकी करेंसी वैसे इस पूरे गेम में एक ही है, वो है रूबल, जिसकी कीमत पहले गिरी और अब लगातार चढ़ रही है डॉलर के मुकाबले में। अब सवाल ये कि डॉलर के अलावा दुनिया की दूसरी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले हमारा रुपए कहां खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पाउंड स्टर्लिंग की। चालू कैलेंडर ईयर यानी इस साल जनवरी से अब तक ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपया करीब 6% मजबूत हुआ है, जबकि यूरो की तुलना में रुपया 5% मजबूत हुआ है। इसके अलावा दुनिया की प्रमुख ताकतवर मुद्राओं में से एक येन जो कि जापान में चलती है, उसके मुकाबले रुपया करीब 11% मजबूत हुआ है। यानी G10 देशों की मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया औसतन 3% के आसपास इंप्रूव ही हुआ है। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की बात करें तो यहां की करेंसी डॉलर के मुकाबले बेतहाशा तेजी से गिर रही है। श्रीलंका में $1 के लिए 400 श्रीलंकाई रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। श्रीलंका की खराब हालत का अंदाजा वैसे भी आपको है। पाकिस्तान में $1 के मुकाबले 200 रुपए पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। नेपाल में $1 के लिए 1230 नेपाली रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। सुनिए इस पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज ने क्या कहा। मेन ये हमें देखना है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रहे हैं तो इसमें जैसे आपने बताया इंडिया रुपी जो है ये डॉलर के हिसाब से वीकन हो गई है। काफी अलग करेंसीज ब्रिटिश पाउंड देखे, आप यूरो देखे तो उनके रिलेशन में स्ट्रांग हो गई है। तो ये हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण वी आर सीइंग डिफरेंट बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट। आरबीआई की तरफ से अगर आप देखें पिछले महीनों में तो आरबीआई हैज सीन की रुपी में जो वॉलेटिलिटी हो वो कम हो एंड दैट इज व्हाट आरबीआई हैज बीन स्पेंडिंग डॉलर्स ऑन एज वेल। तो मेन हमें ये देखना है कि रुपी मस्ट ग्रेजुअली गेट टू इट्स नेचुरल लेवल। मेरे हिसाब से ये कुछ समय लगेगा। जैसे सप्लाई चेन्स भी अगर आप देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गए हैं, इन्हें नॉर्मलाइज करने में समय लगेगा। आज आप इंडिया में देखें तो वेरियस इंडस्ट्रीज जो इम्पोर्टेड आइटम्स पे डिपेंडेंट है इनमें प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो इसके ये जैसे सब सेटल डाउन होंगे फिर उसके हिसाब से रुपी विल गेट इट्स नेचुरल लेवल। बट दी मेन थिंग इज कि रुपी 75 हो या 80 हो इसमें वरी कम है, ग्रेजुअली होने चाहिए जैसे कि इंडियन इंडस्ट्री वेदर यूर एक्सपोर्टर और यूर इम्पोर्टर गेट टाइम टू एडजस्ट टू। एक्सपर्ट और हमारे रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि सिर्फ रुपया ही नहीं, दुनिया की ज्यादातर प्रमुख मुद्राएं डॉलर के मुकाबले लड़खड़ा रही हैं। वहीं डॉलर के अलावा भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन समेत कई प्रमुख करेंसीज के मुकाबले सीना तान कर खड़ा दिखता है। ICICI बैंक में ग्लोबल ट्रेडिंग के प्रमुख बी प्रसन्ना ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले डॉलर की ताकत की ये कहानी है। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इस साल डॉलर इंडेक्स 12% चढ़ा है। रुपए की कीमत जब भी गिरती है कारण कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ही होते हैं, मगर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी भी इस पर राजनीति करती थी। अब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ भी यही काम कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस TMC ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। TMC ने ट्वीट किया, रुपया पहली बार 80 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। आपका अगला लक्ष्य क्या है? 1 सेंचुरी। TMC ने कहा कि बीजेपी के अमृत काल में हर दिन देश के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। रुपया और मोदी के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा गिरेगा। TMC का ये ट्वीट देख शायद आपको कोई पुराना बयान याद आ रहा होगा। ये उसी पुराने बयान का बदला हुआ स्वरूप है।
राजनीति से इतर जानकार मानते हैं कि आने वाले वक्त में रुपया और कमजोर भी हो सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने बिजनेस टुडे से कहा है, आरबीआई की तरफ से हस्तक्षेप न होने से रुपया और कमजोर हो सकता है। ऐसे में रुपये की कमजोरी तब तक जारी रह सकती है जब तक ये 79.25 रुपये 25 पैसे के नीचे ट्रेड नहीं करता। शॉर्ट टर्म में ये 80 रुपये 50 पैसे और 80 रुपये 75 पैसे तक का स्तर भी दिखा सकता है। पिछले कुछ माह में भारत से करोड़ों डॉलर का निवेश वापस गया है, जिसका नतीजा है कि मुद्रा बाजार में डॉलर की सप्लाई की कमी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम अलग से ललन टॉप शो फिर कभी कर सकते हैं। मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि भारत में महंगाई बढ़ी तो नतीजा ये हुआ कि विदेशी निवेशकों ने, खास तौर पर उन विदेशी कंपनियों ने, व्यक्तियों ने जिन्होंने भारत में पैसा लगाया था, वो इसे यहां से निकालकर अमेरिका ले जाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां उनका पैसा अधिक सुरक्षित रहेगा, ज्यादा रिटर्न उनको मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर रहा है, यानी आपको $1 के बदले और अधिक रुपए देने पड़ सकते हैं। भारत जैसे देश में जरूरी सामान, मसलन कच्चा तेल, गैस वगैरह बड़े पैमाने पर विदेश से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण का सौदा भी अधिकतर US डॉलर्स में ही होता है। तो भारत को डॉलर की हमेशा जरूरत रहती है, रहेगी भी। अगर इन सामानों की मांग अधिक हो जाती है तो इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है और भारत को इनके आयात के लिए अधिक रुपए देने पड़ते हैं, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी भी होती है। माल ढुलाई, कारखाना चलाने में अधिक महंगे तेल गैस का इस्तेमाल होता है और महंगाई बढ़ने लगती है। तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।